हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र का। आज 5th क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रो दिया था पाचन तंत्र के बारे में। उसके बाद मैंने माउथ कैविटी पढ़ाया था। माउथ कैविटी में मैंने टंग वाला सेक्शन करवाया था, टीथ वाला करवाया था और सलाइवा करवाया था। पार्टिकुलर एक एक क्लास इन सब पे बना हुआ है। टीथ के लिए एक क्लास अलग है, टंग के लिए अलग है और सलाइवा के लिए अलग है। इसके बाद पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भोजन नलिका के बारे में, इसोफेगस के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो ये था माउथ कैविटी वाला सेक्शन, ठीक है, और ये नोज़ वाला था। ठीक है, और यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ था। अगर पिछला क्लास आप लोग देखे होंगे तो पिछले क्लास में मैंने बताया था एपिग्लोटिस के बारे में। एक रफ डायग्राम इससे पहले मैंने बना रखा है, तो आप लोग देख लेंगे पिछले वाले क्लास को। ये नोज़ वाला सेक्शन है, ये माउथ वाला सेक्शन है, ये माउथ वाला सेक्शन है। तो आप लोग, और ये क्या है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में इससे पहले वाले क्लास में ही मैंने बताया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, एपिग्लोटिस। और ये क्या था, ये क्या था, ट्रेकिया था, वायु नली। ठीक है, और ये क्या था, ग्रास नली यानी इसोफेगस, ग्रास नली। ठीक है, तो ये वायु नली के बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है, ग्रास नली के बारे में पढ़ना है। तो ये देखिए, ये ग्रास नली है। और ये ग्रास नली किससे जुड़ा था, ग्रास नली के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने कल के क्लास में बताए रखे हैं, तो आप लोग देख लेंगे कल का क्लास। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, ये ग्रास नली वाली सेक्शन थी। इसोफेगस जिसको बोलते हैं हम, इसोफेगस। और यहीं से जुड़ा होता है पेट। ये देखिए, ये पेट वाला सेक्शन। ठीक है, यहीं से जुड़ा होता है पेट। ठीक है, यहीं से जुड़ा होता है ओइसोफेगस। ये ग्रास नली से क्या जुड़ा होता है, पेट जुड़ा होता है। ठीक है, ग्रास नली से क्या जुड़ा होता है, पेट जुड़ा होता है। और पेट से क्या जुड़ा होता है, यहाँ से छोटी आंत। ये देखिए, यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाती है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है छोटी आंत का, और फिर यहाँ से बड़ी आंत। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है अपने जस्ट पिछले क्लास में ही, मैंने ये सारी चीज़ें करवाया है। इस तरह से देखिए, ये बड़ी आंत आती है। ठीक है, और ये भी इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से होती है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। आंत। और ये क्या होती है, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत। तो आज हमें पढ़ना है ये वाला सेक्शन, ये पूरा सेक्शन आज हमें पढ़ना है, यानी पढ़ना है पेट के बारे में, स्टोमक के बारे में। पेट, ठीक है, जो किससे जुड़ा होता है, इसोफेगस से। ठीक है, और नीचे से किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से। ठीक है, इतना रफली समझ में आया आप लोगों को। चलिए, अब पढ़ेंगे हम लोग पेट के बारे में। ठीक है, देखिए, ये ग्रास नली वाला सेक्शन, और यहीं से शुरू होता है पेट। ठीक है, ये पेट वाला सेक्शन। ठीक है, ये क्या है, ग्रास नली। ठीक है, ये क्या है, ग्रास नली। और ये नीचे क्या है, छोटी आंत। यहाँ से क्या होता है, छोटी आंत। ध्यान से आप लोग समझिए। ठीक है, तो अभी तो कुछ बातें हम अमाशय के बारे में जानते हैं, स्टोमक के बारे में जानते हैं, फिर इस फिगर पे भी आएंगे हम लोग, और फिगर में भी हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा चीज़ होता है। फिगर में भी मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से कौन सा चीज़ होता है। तो अभी आप लोग जानेंगे अमाशय के बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है, मैं देखूँ कि प्रॉपर वीडियो बन रहा है या नहीं मेरा। हाँ, चलिए,
आइए, पहले तो हाँ आता है क्वेश्चन कि जो मानव पेट है, जो मानव अमाशय है, वो अल्फ़ाबेट के किस अक्षर की तरह दिखता है? किस अक्षर की तरह दिखता है? देखिए, किस अक्षर की तरह दिख रहा है? जे की तरह दिख रहा है ना। किस अक्षर की तरह दिख रहा है? तो जे की तरह। ये लिखेंगे हम लोग कि अल्फ़ाबेट का, या फिर लिखेंगे अमाशय, अमाशय जे शेप का दिखता है। ठीक है, ये पहला फैक्ट, अमाशय जे शेप का दिखता है। ठीक है, यहाँ पे खाना कितने घंटे रहता है? यहाँ पे खाना जो है लगभग 1.5 से 3 घंटे तक रहता है। यहाँ भोजन कितने देर तक रहता है? 1.5 से 3, ठीक है, सॉरी 3 घंटे तक। ठीक है, 1.5 से 3 या 1 से 3 घंटे बोल सकते हैं। ठीक है, 1 से 3 घंटे भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे 1 से 3, यानी हमारा जो भोजन है वो पेट में कितने देर के लिए रहता है? 1 से 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे तक प्रॉपर रहता है हमारे पेट में। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पे कौन सी ग्रंथि होती है, हमारे अमाशय वाले भाग में कौन सी ग्रंथि होती है। तो मैंने इससे पहले क्लास में बता रखा है कि कौन से पार्ट में कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, और जिन्हें ये नहीं पता चल पा रहा है कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं, वो मेरे पिछले क्लास को देखेंगे। उसमें डिटेल में मैंने बताया है कि ग्रंथि किसको बोलते हैं, ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो फिर से एक बार अगर सुनना चाहे तो सुन लीजिए जल्दी से कि ग्रंथियाँ जो होती है हमारे बॉडी में, जो भी ग्रंथियाँ होती है वो 3 चीज़ें बनाती हैं। या तो वो एंजाइम बनाएगी, जूस बनाएगी, या जो क्या बोलते हैं हार्मोन्स बनाएगी। ठीक है, क्या क्या बनाती है? एक तो जूस बनाती है, पाचक जूस। दूसरी क्या बनाती है? एंजाइम बनाती है, और एक हार्मोन बनाती है। ठीक है, हार्मोन बनाती हैं। जूस और एंजाइम, जो ग्रंथियां जूस प्लस एंजाइम बनाती हैं उनको कहते हैं हम बहिर्स्त्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो ग्रंथियां हार्मोन्स बनाती हैं उन्हें कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। और जो ग्रंथियां ये तीनों चीजें बनाती हैं, यानी जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन्स भी बनाती है, उन्हें कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। और हमारे बॉडी में एक ही मिश्रित ग्रंथि है, वो है कौन सी? अग्नाशय, यानी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होती है वो क्या होती है? मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं, मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी ग्रंथि है वो क्या है? बहिर्स्त्रावी है, यानी कि जो एंजाइम बना रही है और जूस बना रही है। जूस किस लिए बना रही है? पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए जूस बना रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जठर ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जठर ग्रंथियां होती हैं। ये जठर ग्रंथियां कैसी ग्रंथि होती है? ये क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी बहिर्स्त्रावी ग्रंथि। बहिर्स्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी क्यों एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं? जो जूस बनाती है और एंजाइम बनाती है। यानी कि गठर जो ग्रंथियां हैं ये क्या बनाएंगी? जूस बनाएंगी और एंजाइम बनाएंगी, जूस बनाएंगी और एंजाइम बनाएंगी। ठीक है, ये क्या बनाती है जठर ग्रंथियां? जूस प्लस एंजाइम। कैसा जूस? ये कैसा जूस है? पाचक जूस है, जो हमारे भोजन के पार्टिकल्स को छोटे छोटे कणों में
तोड़ने में मदद करता है, तभी तो हमारा जो भोजन का पार्टिकल है वो स्मॉल साइज में आएगा और तभी तो भोजन का पाचन होगा। ठीक है, इतने बड़े बड़े कण, भोजन के इतने बड़े बड़े कण हम लोग खाते हैं, तो उससे हमें एनर्जी कैसे मिल सकती है? हमारा जो शरीर है वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। और जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे हम किससे देख सकते हैं? उसको किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से। ठीक है, माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं। यानी इतनी नेग्लेजिबल है, इतनी छोटी है, जिसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हो रही है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ये इतने बड़े बड़े भोजन के पार्टिकल्स को कैसे खा पाएंगी, कैसे उससे एनर्जी ग्रहण कर पाएंगी? इसीलिए क्या होता है, ये सारे अंग मदद करते हैं। हमारा माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है, वो क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है, छोटे छोटे कण में तोड़ने में मदद करता है। अगर लार नहीं होगा तो हम भोजन को पचा नहीं पाएंगे। तो वो क्या कर रहा है? मिक्स कर रहा है भोजन को, कहीं ना कहीं छोटे आकार में तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद भोजन कहाँ आया? ईसोफेगस से होते हुए पेट में आ रहा है। पेट में कौन सी ग्रंथि है? जठर ग्रंथि है, जो क्या बना रही है? पाचक रस बना रही है, एंजाइम बना रही है। क्यों बना रही है? ताकि जो भोजन माउथ से होता हुआ आया है पेट में, उसको वो पचाने में हेल्प कर सके। पचाने में हेल्प, इट मीन्स कि उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ सके और छोटे छोटे कणों में तोड़ सके। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां क्या बनाती है? जूस बनाती है प्लस एंजाइम बनाती हैं। जूस प्लस एंजाइम। ये जूस कैसा होता है? पाचक जूस, जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, और एंजाइम कैसा होता है? ये भी भोजन को पचाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, यानी कि जो जठर ग्रंथियां होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां होती है और क्या बनाती है? जूस और एंजाइम बनाती है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए आप लोग जल्दी। चलिए, अब देखिए, ये जो जठर ग्रंथियां होती है ना, वो 3 सेल से बनी होती है। जठर ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, जठर ग्रंथियां देखिए आप लोग। जो जठर ग्रंथियां होती है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये 3 सेल से मिलकर बनी होती हैं। जठर ग्रंथियां लिखेंगे, जठर ग्रंथियां 3 प्रकार के सेल से बनी होती हैं। ठीक है, बनी होती है। ये जो जठर ग्रंथियां होती है ना, ये जठर ग्रंथियां, ये किससे बनी होती है? 3 प्रकार के सेल से बनी होती है। ये 3 प्रकार के सेल से बनी होती है। पहला होता है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल, इसको बोलते हैं म्यूकस कोशिका। ठीक है, म्यूकस कोशिका। दूसरा कौन सा होता है? कोई कमेंट करेगा? दूसरा देखिए, दूसरा होता है ऑक्जेंटिक सेल। और तीसरा बताइए। तीसरा होता है चीफ सेल। ठीक है, चीफ। ठीक है, तीसरा होता है चीफ सेल।
देखिए, पहला होता है म्यूकस सेल, पहला होता है म्यूकस सेल, दूसरा होता है ऑक्जेंटिक सेल, दूसरा क्या होता है ऑक्जेंटिक सेल, पहला और तीसरा होता है चीफ सेल। ठीक है, ब्लैक वाला मार्कर नहीं चल रहा है आज, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे। अगर थोड़ा कम दिख रहा होगा तो ब्लू वाला मार्कर थोड़ा सा कम दिखता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे, ब्लैक वाला मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल और चीफ सेल, इसको क्या पढ़ेंगे? चीफ सेल, चीफ कोशिका, इसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक। कोशिका। ठीक है, ऑक्जेंटिक कोशिका। देखिए, जो जठर ग्रंथियां होती है ना, वो 3 प्रकार के सेल से बनी होती है। ठीक है, जठर ग्रंथियां 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, 3 प्रकार के सेल से बनी होती है। पहला तो होता है म्यूकस सेल, दूसरा होता है ऑक्जेंटिक सेल, और तीसरा होता है चीफ सेल। ठीक है, चीफ सेल। ठीक है, चीफ सेल। देखिए, ये क्या करती है? म्यूकस कोशिका क्या करती है, और ऑक्जेंटिक कोशिका क्या करती है, और चीफ सेल क्या होती है, ये जानिए। देखिए, म्यूकस सेल्स जो होती है ना, वो भोजन को सटने नहीं देती है, मतलब फिसलने में हेल्प करती है। ठीक है, भोजन को कहीं चिपकने नहीं देती है। लिखेंगे भोजन को कार्य, इनका लिखिए कार्य, भोजन को पेट में चिपकने नहीं देती। ठीक है, भोजन को पेट में चिपकने नहीं देती। ठीक है, उसके बाद ये जो है ऑक्जेंटिक सेल जो होती है, ये क्या करती है? HCl बनाती है। HCl क्या करता है? हमारे भोजन का पाचन करता है। HCl क्या करता है? एसिडिक बनाता है। हमारा जब भी क्वेश्चन पूछे कि हमारा पेट किस प्रकृति का होता है, हमारा जो अमाशय है, हमारा जो स्टमक है, वो किस प्रकृति का होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? किस प्रकृति का होता है? एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कौन बनाता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड? ये ऑक्जेंटिक सेल बनाती है। जब हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हम भोजन कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम भोजन कर लेते हैं, तो क्या होता है? HCl जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और इससे क्या होता है? एसिडिक ज़्यादा निकलता है, एसिड ज़्यादा निकलता है। उस भोजन को पचाने के लिए HCl क्या करता है? एसिड को ज़्यादा छोड़ता है, ताकि जो भोजन है वो क्या करे? गले। और कौन गलाता है? ये HCl गलाता है। और जब ज़्यादा भोजन हम लोग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अत्यधिक, मतलब जितना हम खाते हैं, हमारा जो डाइट है उससे हम कभी ज़्यादा खा लेते हैं, तो ज़्यादा खाने के बाद क्या होता है? HCl बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और एसिड बहुत ज़्यादा एसिड फॉर्म करने लगता है। ठीक है, एसिड फॉर्मेशन के कारण क्या होता है? हमारा पेट बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और जो बहुत ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से हमें क्या होता है? गैस हो जाता है। हमारे पेट में क्या हो जाता है? गैस हो जाता है। हमारे पेट को गैस्ट्रिक की शिकायत हो जाती है। ठीक है, जब गैस कैसे होता है? जब बहुत ज़्यादा अत्यधिक हमारा पेट जो है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे, HCl के बारे में पूरा संपूर्ण चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, और चीफ सेल्स क्या होती हैं? चीफ सेल्स ये एंजाइम्स बनाती हैं। विजिबल है? कौन कौन सा एंजाइम बनाती है? प्री रेनिन बनाती है, और पेप्सिनोजेन। दिख रहा है? एक बार मैं देख लूँ विजिबल है कि नहीं यहाँ पे। हाँ, देखिए कौन कौन सा एंजाइम बनाती है ये कौन कौन सा एंजाइम बनाती है? 2 एंजाइम बनाती है। पहला तो बनाती है प्री
रेनिन, ठीक है, प्री रेनिन। और दूसरा कौन से बनाती है बताइए, अभी बताई हूँ ना मैं। दूसरा पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन, ठीक है। देखिए एक बार और देख लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं इसको मिटाने वाली हूँ, ठीक है। अमाशय, जो स्टोमिक होता है, जो जठर, और उसमें जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, पेट में क्या होती है, जठर ग्रंथियाँ होती हैं। जठर ग्रंथियाँ कितने प्रकार के सेल से बनी होती है, जब भी क्वेश्चन आए कि जठर ग्रंथियाँ जो होती है वो कितने प्रकार के सेल से बनी होती है, तो 3 प्रकार के सेल से बनी होती है। कौन कौन सी? पहला होता है म्यूकस सेल, दूसरा होता है ऑक्जेंटिक सेल, और तीसरा होता है चिफ सेल, ठीक है। और म्यूकस सेल क्या करता है, भोजन को पेट में कहीं भी चिपकने नहीं देता है। अगर भोजन पेट में कहीं चिपका रह गया तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो भोजन सड़ जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा हमारे पेट में, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाएगा। जब उस भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा और वो कहीं खाना चिपक गया तो क्या हो जाएगा, हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, म्यूकस सेल भोजन को चिपकने नहीं देता है। ऑक्जेंटिक सेल क्या करता है, HCl का फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है, भोजन को पचाने के लिए। चिफ सेल, चिफ सेल क्या करता है, एंजाइम्स बनाता है। कौन कौन सा एंजाइम्स, प्री रेनिन और पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गई सेल्स की बात, ठीक है। अब हम 3 चीजें और जानेंगे, ठीक है, 3 चीज और जानेंगे। देखिए हमारा जो पेट है ना, उसके कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं पेट के, तो पेट के 3 भाग होते हैं। पेट के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब आप लोग ये मत बोल दीजिएगा कि मैम ग्रास नली होता है, पेट होता है, छोटी आंत होता है और बड़ी आंत होता है, यही 3 भाग है। नहीं, पेट, ये जो पेट है ना, ये कितने भाग होते हैं इसके, इसके भाग होते हैं 3। कौन कौन सा, पहला होता है कार्डिया, याद रखेंगे आप लोग, कार्डिया, ठीक है, कार्डिया। दूसरा होता है फंडस, फंडस, और तीसरा होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक, ठीक है। पहला होता है कार्डिया, दूसरा होता है फंडस और तीसरा होता है पाइलोरिक। इसको हिंदी में कार्डिया ही बोलते हैं, कार्डिया, फंडस। मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। फंडस, फंडस, ठीक है। और तीसरा होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक, ठीक है। कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक। अब ये कहाँ कहाँ होता है मैम, एक बार ये बता दीजिए कि 3 भाग तो हम जान गए कि पेट के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है कार्डिया, दूसरा होता है फंडस और तीसरा होता है पाइलोरिक। कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। ये कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए, ये क्या है, ग्रास नली और पेट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ग्रास नली और पेट यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी ये जो हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं कार्डिया। ये वाला क्या है, कार्डिया है, कार्डिया, ठीक है। वो भाग जहाँ पेट और जो ग्रास नली है वो जुड़े होते हैं, पेट और ग्रास नली जहाँ जुड़े होते हैं वो भाग कौन सा होता है, कार्डिया होता है। बीच वाला जो भाग है, ये बीच वाला भाग वो क्या होता है, वो होता है फंडस, फंडस, ठीक है। और वो भाग जो छोटी आंत से यहाँ पे जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, यानी ये वाला भाग जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक, ठीक है,
ठीक है। यानी कार्डिया क्या है, वो भाग जहाँ पे ग्रास नली पेट से जुड़ा होता है। फंडस, फंडस में क्या होता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जठर रस यहीं पे होती है फंडस वाले एरिया में। जठर ग्रंथियाँ अभी बताया है मैंने जठर ग्रंथियों के बारे में। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ होती है, इसी फंडस वाली एरिया में होती है। पाइलोरिक क्या होता है, वो जगह जहाँ पे पेट जो होता है वो छोटी आंत से जुड़ा रहता है। ठीक है, लिखेंगे कार्डिया जहां ग्रास नली पेट से जुड़ा हो। ठीक है। फंडस क्या होता है, यहां जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। पाइलोरिक वाला कौन सा सेक्शन है, तो पाइलोरिक जहां पेट छोटी आंत से जुड़ा हो। जुड़ा होता है। ठीक है, तीनों पता चला कि कहाँ कहाँ का भाग है। कार्डिया कहाँ का है, जहाँ ग्रास नली पेट से जुड़ा हो, जहाँ ग्रास नली पेट से जुड़ा हो। फंडस जहाँ जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या बनाते हैं, पाचक रस बनाते हैं, पाचक जूस बनाते हैं, जठर रस बनाते हैं। ठीक है। पाइलोरिक वो पेट का वो भाग जहाँ पेट छोटी आंत से जुड़ा होता है, पेट छोटी आंत से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पे पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। देखिए फंडस वाले एरिया में ये क्या है, जठर रस यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहीं पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। क्या बनाती है, ये जठर रस बनाती हैं। जठर रस बनाती है, पाचक रस बनाती है। पाचक रस किसके लिए बनाती है, भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, भोजन को पचाने के लिए। ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। इससे अंदर एक और लेयर यहाँ पे पाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वैसे नाम बता देती हूँ मैं, इसको बोलते हैं म्यूकस लेयर। आप लोगों ने कई बार एग्जाम में सुना होगा म्यूकस लेयर के बारे में। ये वही लेयर है, इसको कहते हैं हम म्यूकस लेयर, म्यूकस परत, म्यूकस बोल सकते हैं इसको, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। अब आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। सॉरी, इसको म्यूकोसा बोलते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। म्यूकस बोल दिया मैंने, कब से म्यूकस बोलते बोलते म्यूकस ही बोल लिख दिया है। यहाँ पे म्यूकोसा होगा, म्यूकोसा लेयर होता है ये। ठीक है। ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। और ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। ये कैसा होता है, म्यूकोसा लेयर कैसा होता है, ये होता है बेसिक नेचर का। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। यहाँ पे क्या बन रहा है, इस HCl, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड वाले एरिया में क्या बनेगा, HCl बनेगा। और HCl हम जानते हैं कि जो HCl होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी उसको हम तेजाब भी बोल सकते हैं। तो कई बार सवाल आता है कि हमारे बॉडी में HCl होते हुए भी, यानी HCl को हम हिंदी फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, तेजाब, यानी उसका pH इतना कम होता है 1.5। गैस्ट्रिक ग्लैंड का pH अभी मैं लिख देती हूँ। गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो pH होता है वो 1.5 होता है। 1.5 से 3 ले सकते हैं, 1.5 से 2.5 या 3 तक होता है। ठीक है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर वो हमारे स्किन पे गिर जाए, HCl हमारे बॉडी पे अगर गिर जाए, वहाँ जल जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये सवाल आता है कि जब हमारे पेट में HCl होता है और HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड के होते हुए, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट में है, तो हमारा पेट जलता क्यों नहीं है, हमारा पेट जलता क्यों नहीं है। तो उसका आंसर ये है कि जब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ना, उसमें जो HCl होता है वो क्या होता है, हाईली
एसिडिक नेचर का होता है। और ये इसके आगे देखिए क्या है, ये म्यूकोसा है। म्यूकोसा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। और जब बेसिक और एसिड यानी क्षार और अम्ल मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर बन जाता है। इसीलिए क्या होता है, हमारा पेट नहीं जलता है। ठीक है, हमारा पेट नहीं जलता है, आगे बता दूंगी। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का पीएच एक बार लिख देती हूँ मिटा के। चलिए हो गया, लिखिए गैस्ट्रिक जूस का जठर रस का पीएच, जठर रस का पीएच कितना होता है, 1.5 से 1.5 से लिखिए 2.5 या 3 लिख सकते हैं, 2.5 लिख लीजिए। ठीक है, 1.5 से 2.5 तक। अब देखते हैं कि हमारा जो जठर रस है, जो पाचक रस है, उसमें होता क्या क्या है। ठीक है, सॉरी, देखिए हमारा जो पाचक रस है ना, उसमें होता क्या क्या है ये जानिए। जठर रस, देखिए जठर रस में क्या क्या होता है। जठर रस में होता है, पहला तो म्यूकस होता है। म्यूकस क्या कर रहा था, भोजन को चिपचिपा बनाता है। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि वो हमारे पेट में कहीं चिपके ना, हमारे पेट में कहीं चिपके ना। देखिए म्यूकस, जठर रस में क्या होता है, म्यूकस होता है। दूसरा क्या होता है, पानी होता है, पानी। ठीक है, और होता है एंजाइम, एंजाइम होता है इसमें। ठीक है, एंजाइम होता है। इसके बाद क्या होता है, आयंस होते हैं, आयंस। ठीक है, क्या क्या होता है, म्यूकस होता है, वाटर होता है, एंजाइम होता है, आयंस होते हैं और HCl होता है, जो अभी मैंने बताया HCl। ठीक है, HCl होता है, सॉरी HCl। ठीक है, म्यूकस होता है, पानी होता है, एंजाइम होता है, आयंस होता है और म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस क्यों होता है, ताकि ये पेट में चिपके ना, हमारा जो भोजन है वो पेट में कहीं भी चिपके ना। एक बार देख लो, वीडियो बन रही नहीं। म्यूकस क्यों होता है, ताकि पेट में खाना कहीं भी चिपके ना। ठीक है, खाना चिपके ना। उसके बाद इसमें वाटर होता है, HCl होता है। एंजाइम कौन कौन सा होता है, तो रेनिन और पेप्सिन। इसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है, पहला तो होता है रेनिन, रेनिन, और दूसरा होता है पेप्सिन, पेप्सिन। ठीक है, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। ठीक है, रेनिन और पेप्सिन। देखिए ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन क्या होता है, देखिए रेनिन क्या करता है, जो भी एंजाइम में होता है, जठर रस में जो एंजाइम बनते हैं रेनिन, ये रेनिन करता क्या है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन में भी किसका पाचन करता है, दूध का पाचन करने के लिए सहायक है। रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है, हमारे बॉडी में दूध का पाचन। जब भी क्वेश्चन आए कि ह्यूमन बॉडी में दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि ये जो रेनिन है वो क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है। क्वेश्चन पूछ देता है सीधे सीधे कि रेनिन क्या होता है, रेनिन क्या होता है। ऑप्शन में एंजाइम जहां भी आपको दिखे उसको टिक आउट कीजिए। ठीक है, रेनिन और पेप्सिन क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। रेनिन और पेप्सिन क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेता है कि पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक है तो एंजाइम है, रेनिन एक है, क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि रेनिन किसका पाचन करता है, तो रेनिन जो होता है वो दूध का पाचन करता है। रेनिन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, क्वेश्चन आता है कि रेनिन, देखिए रेनिन से कितने सवाल पूछे जाते हैं कि रेनिन किस में पाया जाता है, सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है बच्चों में। जो बच्चे होते हैं वो दूध सबसे ज्यादा पीते हैं और उस समय इनका रेनिन जो होता है काफी एक्टिव होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बच्चों में रेनिन एंजाइम
एंजाइम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और उम्र दर उम्र ये रेनिन एंजाइम कम होते जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसमें रेनिन बहुत कम मात्रा में होता है। यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनमें दूध का पाचन बहुत कम हो जाता है, दूध का पाचन बहुत कम हो जाता है। यानी रेनिन उसके लिए सहायक है। यानी दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। ठीक है, रेनिन करता है। जल्दी से नोट आउट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए दूध का पाचन। क्वेश्चन आएगा कि रेनिन और पेप्सिन एंजाइम कहाँ बनते हैं? तो स्टमक में बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब लिखिए HCl के काम लिखिए। HCl का कार्य क्यों होता है हमारी बॉडी में HCl? पहला तो ये होता है टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों होता है ये? क्या करता है? सूक्ष्म जीवाणुओं को मारता है जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं, उन्हें खत्म करता है। ठीक है, उन्हें क्या करता है? खत्म कर देता है। उसके बाद अम्लीयता, पेट की अम्लीयता को बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। तीसरा क्या करता है HCl? ये क्या करता है? ये हार्मोन्स एक्टिवेट ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एंजाइम, तभी तो एंजाइम वर्क करेंगे, एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एंजाइम को एक्टिवेट करता है। क्वेश्चन आता है कि HCl क्या होता है? तो HCl एक हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए इसका pH क्या होता है? 1.5। pH 1.5 से 2.5, 1.5 से 2.5। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब देखिए पेप्सिन क्या करता है। अभी हम लोगों ने पेप्सिन पढ़ा। ठीक है, रेनिन और पेप्सिन। ठीक है, कहाँ बन रहा था? अमाशय में बन रहा था पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अंतः पाचन, प्रोटीन का अंतः पाचन करवाता है पेप्सिन। यानी प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन को चेंज करता है पेप्टोन्स में, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। ठीक है, प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे आप लोग कि जो पेप्टिन्स होता है, जो पेप्सिन होता है, वो प्रोटीन का पूर्णतः पाचन नहीं कर रहा है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रोटीन का अंशतः पाचन हो रहा है। पेट में क्या हो रहा है? केवल प्रोटीन का पाचन हो रहा है। P फॉर पेट, P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेट, P फॉर प्रोटीन। देखिए इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था, जब माउथ कैविटी में पढ़ा रही थी, कि माउथ में किसका पाचन हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था। वो भी कितना? अंशतः पाचन हो रहा था, लगभग 70%।
यानी अभी 30% कार्बोहाइड्रेट बाकी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोटीन का अंशतः पाचन हो रहा है, यानी 60% बोल सकते हैं, 40 to 60% प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? हमारे पेट में। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करवाता है, दूध का पाचन करवाता है केवल, ठीक है। रेनिन केवल दूध का पाचन करवाता है। रेनिन होता क्या है? एंजाइम होता है। कहाँ बनता है? स्टोमक में बनता है, याद रहेगा। कौन बनाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन, पेप्सिन क्या करती है? प्रोटीन का पाचन करती है। कौन बनाता है? जठर ग्रंथियां बनाती हैं, ठीक है, स्टोमक में बनता है। ये क्या करता है? प्रोटीन का अंश था। यानी अब तक हमने जो भी खाया, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का एक तो पाचन हुआ है, अंशतः पाचन हुआ है, पूरा पाचन नहीं हुआ है। उसके बाद पेट में किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का, वो भी प्रोटीन का अंशतः पाचन हुआ है। यानी अभी कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स बचा हुआ है, कुछ मात्रा में प्रोटीन्स बचे हुए हैं, और 100% लिपिड्स बची हुई है, 100% लिपिड्स बची हुई है, ठीक है, अंशतः पाचन। चलिए 2 लाइन लिखिए, 2 लाइन। हमारे पेट में पहले तो लिखिए, हमारे मुंह में डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्लस अनडाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स। लिपिड्स यानी वसा, फैट, लिपिड्स को क्या कहते हैं? हमारे मुंह में जो अंशतः कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया था, लेकिन प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ है। देखिए अनडाइजेस्टेड लिखा है मैंने, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एंड अनडाइजेस्टेड प्रोटीन एंड लिपिड्स। इस खाने को हम क्या कहते हैं? यानी वो खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट के कुछ कण तो पच गए हैं, कार्बोहाइड्रेट के 70% तो पाचन हो गया है, लेकिन प्रोटीन का कोई भी पाचन नहीं हुआ है और लिपिड्स का कोई भी पाचन नहीं हुआ है। उस भोजन को क्या कहते हैं? उस भोजन को क्या कहते हैं? हम बोलस कहते हैं। बोलस, बोलस कहाँ का खाना होता है? बोलस कहाँ का खाना होता है? पेट का, इसको बोलते हैं हम बोलस। याद रखेंगे आप लोग, बोलस बोलते हैं। यानी कौन सा भोजन? पचित कार्बोहाइड्रेट और अपचित प्रोटीन और वसा। याद रखेंगे आप लोग, बार बार बोल रही हूँ मैं। ये कहाँ का खाना होता है? हमारे मुंह का। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में हुआ था, ठीक है। डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्लस अनडाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। इस भोजन को क्या कहते हैं? ये पूरे भोजन को कहते हैं हम बोलस। इसके बाद एक और लाइन लिखेंगे आप लोग, जल्दी से नोट कीजिए इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए। लिखेंगे हमारे पेट में, अब पेट का खाना जो हम लोग अभी पढ़े, हमारे पेट में डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन। देखिए हमारे पेट में प्रोटीन का भी पाचन हुआ है ना, प्रोटीन का भी पाचन हुआ है। यानी पेट में डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, जो मुंह में कार्बोहाइड्रेट पचा था, इसके बाद डाइजेस्टेड क्या है? प्रोटीन एंड प्लस अनडाइजेस्टेड लिपिड। लिपिड्स इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? काइम कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा, हमारे पेट में डाइजेस्टेड, यानी जब भी पूछेगा कि माउथ के डाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं, ये नाम नहीं भी लेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स का नाम ना ले बगैर अगर पूछ ले कि हमारे मुंह का
पचित और अपचित भोजन को क्या कहते हैं? पचित और अपचित भोजन को क्या कहते हैं? तो बोलस कहते हैं, बोलस। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछते कि हमारे पेट के पचित और अपचित भोजन को क्या कहते हैं, तो काइम कहते हैं, काइम। इस दोनों लाइन को आप लोग याद रखेंगे, इस दोनों लाइन को आप लोग याद रखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब तक प्रोटीन का अंशतः पाचन हो गया है, कार्बोहाइड्रेट का अंशतः पाचन हो गया है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसमें हर चीज़ का 100% पाचन हो जाएगा, यानी 100% कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, 100% लिपिड्स का पाचन हो जाएगा और 100% प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। देखिए अभी तक लिपिड्स का पाचन कहीं नहीं हुआ है, ठीक है, वो अगले जो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे उसमें होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे अगला सेक्शन जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा। तो जिन्हें भी मेरी मेहनत पसंद आ रही हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे पीछे भी बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, जैसे मैंने कोशिका पढ़ा रखा है, हार्ट पढ़ा रखा है, उसके बाद ब्लड पढ़ाया है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, ओके, बाय।